हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हर किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आज ये आपके लिए पेपर महत्वपूर्ण होगा। देखिए आप जो है कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, और जिनको जो है जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं है वो इन क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। और अगर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं तैयार हैं तो उनको जो है एक पर प्रॉपर नोट्स बना करके इनको याद कर लीजिए, ठीक है। डेली इसी तरीके से आपको डेली पेपर्स और टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस मिलते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसके प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाया करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने, आंसर ए इसका है, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली जो है कब समाप्त हुई थी, तो 1772। याद रखना ये टाइम जो है वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार जो है द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। अच्छा, इसे स्टार्ट किसने किया था, तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट किया था लॉर्ड क्लाइव ने, ध्यान रखना। और ये स्टार्ट हुआ था 1765 में। तो ये चीज दोनों याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है क्योंकि अक्सर जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, इनमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत के जो पहले गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1833 में बनाए गए थे। याद रखना 1833 में। और जो है अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बंगाल के अगर पूछा जा रहा है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के पहले जो गवर्नर थे वो थे वारेन हेस्टिंग, ध्यान रखना। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहले गवर्नर, ये 1774 में बनाए गए थे, ठीक है। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था। पूछ रहा है लखनऊ में किसके नेतृत्व। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित ऑलरेडी एक प्रॉपर मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया, इस टॉपिक पे पूरा वीडियो है। ये टॉपिक अगर आपने ये वीडियो 1857 की क्रांति से संबंधित जो है वीडियो देख लिया तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। इस वीडियो का आपको लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इतने क्वेश्चंस आपको किसी अन्य बुक में जो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए लखनऊ से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 को, तो वो है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। इसकी जो है 1857 का जो विद्रोह था ये कब शुरू हुआ था, तो याद रखना मार्च में ये शुरू हुआ था। मार्च 1857 से क्रांति से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। जब 1857 की क्रांति के समय, मतलब इस समय चर्बी वाले कारतूस जो है प्रयोग किया जाना था और इसको जो है मंगल पांडे ने जो है चबाने से मना कर दिया था और उस जो है अधिकारी की हत्या कर दी थी, ठीक है। और जो इसका प्रारंभ कहां से हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था मेरठ से, याद रखना मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने जो है कहां से इसका नेतृत्व किया था, तो ये झांसी से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तात्या टोपे जो है कानपुर से संबंध रखते थे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश तक के जो है नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो है ना। इसका देखिए सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर 1857 की क्रांति के बाद जो है 1 नवंबर, ध्यान रखना 1 नवंबर 1858 को भारत में कंपनी के, ध्यान रखना भारत में कंपनी के शासन, मतलब भारत में कंपनी के जो शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो यहां पे जो पहला जो कंपनी का शासन था 1857 की क्रांति से पहले जो है कंपनी का शासन था, और अब जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और इसको समाप्त करके भारत को सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है भारत को किस जो है ईयर में किया गया है, किस क्रांति के बाद किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल मत भूलिएगा 1857 की क्रांति के बाद इनको रियलाइज हुआ अंग्रेजों को कि अगर हम किसी जो है देश के जो है नागरिकों के, मतलब उन लोगों के लिए जो है सांस्कृतिक चीज़ों में जो है अगर हम छेड़छाड़ करेंगे
तो जो है मतलब इतना बड़ा आक्रोश हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्होंने घोषणा की थी कि कंपनी का शासन यहां से समाप्त होता है और अब सीधा सीधा जो है क्राउन के मतलब ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है भारत को नियंत्रण किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ही कैनिंग को, ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे और बंगाल के पहले गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, ठीक है, 1774 में बनाए गए थे, ठीक है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से चीजों को दिमाग में बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो देखिए नील दर्पण जो है एक नाटक है, इसके लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इस जो है नाटक में नील कृषकों की दुर्दशा पर जो है ये एक लिखी गई पुस्तक थी, जो नील कृषकों पर लिखी गई एक पुस्तक है। क्वेश्चन अक्सर बार पूछा जाता है कि नील कृषकों पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताना है, तो नील दर्पण वो पुस्तक है जिसके लेखक थे दीनबंधु मित्र, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो है कौन सा जो है, मान लीजिए कौन सा जो है विद्रोह झेला मिला था? तो वो है विद्रोह नील विद्रोह। तो याद रखना, नील विद्रोह जो है 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो है विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहला विद्रोह नील विद्रोह हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका जिक्र जो है नील दर्पण में किया गया है, ठीक है। इस विद्रोह का वर्णन जो है नील दर्पण में, इसी विद्रोह पर है ये लिखा गया है। ये नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई है। चीजें फैक्ट्स ज्यादा बोल रहा हूं, इसलिए चीजों को याद करने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से, ठीक है, ध्यान लगा के पढ़ेंगे आपको चीजें याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहां स्थापित किया था? तो देखिए भारत में जो है, अगर आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत में अंग्रेजों ने पहला जो मदरसा स्थापित किया था वो किया था कलकत्ता में। ध्यान रखना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और ये पहला मदरसा किसने जो है स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था वारेन हेस्टिंग ने। याद रखना, वारेन हेस्टिंग ने जो है, हेस्टिंग्स, ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो है ये मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, ब्रिटिश जो है कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया, सीधे सीधे जो है ब्रिटिश जो है क्राउन के अधीन जो है भारत का शासन होने लगा। और इसके बाद जो है एक जो है भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था पील आयोग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसका काम क्या था? तो इसका काम था सेना के रेजिमेंटों को, ध्यान रखना, तो सेना के रेजिमेंट को जाति के आधार पर, उनके जो है समुदाय के आधार पर, उनको धर्म के आधार पर बांटा गया। तो याद रखना, अब जो है पहले, इससे पहले नहीं था, एक जो है टुकड़ी होती थी उसमें सभी जाति और धर्म के लोग रहते थे। अब जो है जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर इनको बांट दिया गया था, ठीक है, विभाजित किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर जो है भारतीय फौज को बांटा किस जो है आयोग के द्वारा किया गया था? तो पील आयोग के द्वारा। किस वर्ष में किया गया था? 1857 की क्रांति के बाद किया गया था, ठीक है। इसमें जो है सैनिकों की संख्या को कंट्रोल किया गया। मतलब कहने का मतलब है कि 1857 से पहले जिस जो है फौज, मतलब जिस बटालियन में भारतीय और यूरोपियों की संख्या का अगर अनुपात देखें तो पहले जो है 2:6 रहता था। 2 जो है यूरोपीय रहते थे और 6 भारतीय रहते। अब ये रेशियो को कम कर दिया गया है, संख्या कम कर दी गई, ठीक है, ताकि जो है अगर कहीं और अगली बार किसी जगह विद्रोह हो तो इस तरीके का विद्रोह तो उसको दबाना आसान हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जो है किस अंग्रेज ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो है चार्ल्स विल्किंसन। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा, एक और बात, अगर आपसे पूछा जाए कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था, लेकिन इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो प्रस्तावना जो किसने लिखी थी? तो प्रस्तावना लिखी थी वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है, डी आंसर होगा। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस दृष्टि से है कि 1600 ईस्वी के करीब जो है आए थे अंग्रेज और 1813 में जो है
माफ कीजिएगा, आंसर ही मैंने बता दिया, 1813, चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो देखिए 1813 में इन्होंने पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया और 1 लाख रुपए इस क्षेत्र पर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन को जो राजा की उपाधि दी थी वो है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अकबर द्वितीय ने जो है इनको जो है राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट जो है विलियम चतुर्थ, ध्यान रखना विलियम चतुर्थ, मैं लिख देता हूं, विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। ध्यान रखना, अपनी पेंशन, जो ब्रिटिश के द्वारा जो है इनको पेंशन मिलती थी वो इनको कम पड़ रही थी, इसको बढ़वाने के लिए जो है इनको भेजा था। ठीक है, इसलिए इसकी दृष्टि से जो है इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक, अच्छा एक चीज और है, राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो भारत में नहीं है। राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के किस शहर में है? तो ब्रिस्टल शहर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्रिस्टल शहर में जो है इनकी उपाधि है, इनकी समाधि, माफ कीजिएगा, इनकी समाधि जो है इंग्लैंड ब्रिस्टल में दी गई। अच्छा, राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक पुरुष भी कहते हैं या भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो ये दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, ध्यान रखना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब कब अध्यक्षता की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो 1886 में इन्होंने पहली अध्यक्षता की, उसके बाद 1893 में इन्होंने अध्यक्षता की, उसके बाद 1906 में इन्होंने अध्यक्षता की। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की? तो इन्होंने टोटल 3 बार अध्यक्षता की। ठीक है, अच्छा बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है कौन सी अध्यक्षता की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है तीसरी अध्यक्षता की थी, तीसरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि मद्रास में हुई थी। याद रखना, मद्रास में हुई थी, मद्रास। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं भूल गया कि दूसरे अधिवेशन जो है ये हुआ कहां था? इसकी अध्यक्षता तो दादा भाई नौरोजी ने कर दी, लेकिन इसका जो है अध्यक्षता हुई क्या थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। तो ये चीजें याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, और ये जो है इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कलकत्ता अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? याद रखना, पहली भारतीय अध्यक्ष अगर पूछ रहा है तो जो है श्रीमती जो है सरोजिनी नायडू जो है ये पहली अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने जो है कानपुर में जो है अध्यक्षता की थी, और किस वर्ष की थी? 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का विकास किस ब्रिटिश गवर्नर के प्रयासों से हुआ था? तो रेलवे लाइन का जो पहला विकास हुआ था, प्रारंभ हुआ था 1853 में हुआ था, 1853 में। ठीक है, और पहली जो ट्रेन चली थी वो बॉम्बे टू जो है थाने के बीच में चली थी, थाने। और ये किसका प्रयास से हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के प्रयास से हुआ था। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है रेलवे लाइन का विकास किसने किया था? तो सबसे ज्यादा रेलवे लाइन का विकास किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। चलिए अगला बात क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा जो है पहली बार भारत कब आया था? तो देखिए वास्को डिगामा जो है पहली बार जो भारत आया था वो कब आया था? तो इसका सही जवाब है 1498 में पहली बार आया था। अच्छा, वास्को डिगामा जो है भारत 2 बार आया था। तो पहली बार जो है 1498 में आया था, और दूसरी बार जो आया था 1502 में आया था। तो याद रखना,
पहली बार जब आया था तो इसने समुद्र मार्ग की खोज की थी। याद रखना, समुद्र के रास्ते जो है ये भारत आया था। और भारत जो है किस तट पे आया था, तो ये भारत के जो है पश्चिमी तट, पश्चिमी हिस्से में जो तट था जिसका नाम था कालीकट। कालीकट जो है ये कालीकट बंदरगाह में आया था, कालीकट, ठीक है। तो कालीकट बंदरगाह में आया था और यहां का जो शासक था जिसका नाम था जमोरिन, एक चिकन बहुत, जमोरिन, ठीक है, इन्होंने इसका स्वागत किया था। और वास्को डी गामा जितना रुपया खर्च करके गया था उसके एवज में जब यहां से गया था तो उसे 60 गुना राशि उससे मुनाफा कमाया था, यहां से जाकर के लेकर के अपने, मतलब यहां से ज्यादातर वो चीज़ काली मिर्च ही लेके गया था, ठीक है। काली मिर्च जो है लेके गया था, तो ये अगर खर्च करके आया 10 रुपये तो इसके बदले उसे 60 गुना मिला था। तो 60 गुना का मतलब है उससे कमाया उसने 600, ठीक है। तो याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली जो है स्थायी फैक्ट्री कब स्थापित की और कहां स्थापित की? तो पहली स्थायी फैक्ट्री के पूछ रहा है, बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री, इसका मतलब अस्थायी फैक्ट्री भी होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना करी थी ये 1613 में करी थी। याद रखना, 1613 में पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना करी थी, वो सूरत में की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली जो है अस्थायी फैक्ट्री कहां स्थापित करी थी, तो अस्थायी फैक्ट्री जो इसने स्थापित करी थी 1611 में मछलीपट्टनम में। ध्यान रखना, मछलीपट्टनम में पहली अस्थायी फैक्ट्री। तो सबसे पहली जो है अस्थायी, देखिए जहांगीर ने 1608 में, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, पहला जो अंग्रेज था वो सबसे पहले जो है जहांगीर से मिला 1608 में, और पहले बार जो उसने सूरत में जो है एक फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन उसको वहाँ पे फैक्ट्री लगाने की इजाज़त नहीं मिली थी। उसको पहली सफलता मिली 1611 में मछलीपट्टनम में पहली जो है फैक्ट्री लगाने की, लेकिन वो अस्थायी लगाई गई थी। उसके बाद जो है दूसरी जो है फैक्ट्री फिर से लगाई गई जो कि स्थायी फैक्ट्री के रूप में स्थापित की गई, वो सूरत में 1613। ये फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह ऐसा युद्ध हुआ था अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया जिसने भारत में जो है अंग्रेजों की पूरी जो है सत्ता स्थापित कर दी थी, ठीक है। तो सत्ता देखिए आए थे वो 1600, लेकिन सत्ता इन्होंने जो है कब स्थापित की ये अब हम जानेंगे। तो ये निर्णायक जो युद्ध था जहां पे अंग्रेजों के प्रभुत्व स्थापित हुआ था, ये है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। तो देखिए पूरा 150 साल, मतलब 150 वर्ष उसको लगे थे। 1764 में जो है इन्होंने जो है भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, बक्सर का युद्ध। क्योंकि बक्सर का युद्ध जो था वो अंग्रेजों ने बिना किसी जो है चालाकी के तीनों सेनाओं को, अंग्रेज एक तरफ थे, एक तरफ तीन सेनाएं थी। तीन तरफ सेनाएं मतलब एक तरफ मीर कासिम था, दूसरी तरफ अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, तीसरी तरफ जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। इन तीन सेनाओं को संयुक्त रूप से अंग्रेज ने हराया था। अंग्रेजों का इस यहाँ नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर नेतृत्व की अगर बात करें तो नेतृत्व किया था कैप्टन मुनरो ने, ठीक है। और कैप्टन मुनरो ने पूरे जो है सैनिक युद्ध के माध्यम से पूरे मतलब बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ करके इस युद्ध को हराया था, इन तीनों सेनाओं को, ठीक है। इससे पहले जो युद्ध था वो प्लासी का युद्ध भी माना जाता है, जो निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की जीत थी और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी यहाँ पे। और प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1757 में लड़ा गया था, लेकिन प्लासी का युद्ध जो है एक कूटनीतिक चालाकी से जीती गई युद्ध थी, इसलिए इसे जो है एक अधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर के युद्ध को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता था ये कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इससे पहले जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था सबसे पहला। तो गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की थी, कांग्रेस भाग नहीं लिया था, इसलिए जो है दूसरा जो है मतलब दूसरा गोलमेज जब सम्मेलन होना था तो चाहते थे, मतलब अंग्रेज चाहते थे कि मतलब कांग्रेस इसमें भाग ले इस गोलमेज सम्मेलन में, इसलिए जो है गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ। तो इस समझौता का जो उद्देश्य था वो यही था कि कांग्रेस, पहली बात तो भागीदारी को सहज किया जाए, बात गौर से समझिएगा, चाहते थे कि मतलब पहले तो भारतीय राष्ट्रीय को जो कांग्रेस है उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए कि वो इस सम्मेलन में भाग ले। दूसरा जो है इस समय चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है समाप्त किया जाए, इसकी घोषणा की जाए। हिंसा में देखिए गांधी ने जो है मतलब कुछ मांगे रखी थी कि देखिए अगर गोलमेज सम्मेलन में मेरी मांगे पूरी होती हैं जिस तरीके की थी तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे। उन्होंने एक और मांग रखी थी कि हिंसा जितने भी आपराधिक कार्य में नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने जो है क्रांतिकारी या हत्या या किसी जो है मतलब अंग्रेज की हत्या नहीं करी हो, ऐसे अगर कोई क्रांतिकारी है और उन्हें पकड़ा गया है जिन्होंने कोई मतलब गुनाह नहीं किया किसी तरीके का, कोई क्रांतिकारी इस तरीके का, तो उसको कोई अपराध ना हो तो उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है शराब हो या विदेशी कपड़ा हो, ऐसी जगहों पे जो है जहाँ ये शराब की दुकानें हो वहाँ पे धरना प्रदर्शन की छूट दी जाए, ठीक है। नमक बनाने की जो है अनुमति दी जाए। इससे जो है गांधी इरविन समझौते में जो एक चीज़ नहीं इन्होंने बात करी थी वो है भगत सिंह के लिए इन्होंने कोई बात नहीं करी थी, ठीक है। मतलब इन्होंने ऑन पेपर जो है लिख करके नहीं बात कही थी कि मुझे भगत सिंह को छुड़ाना है, ठीक है। इससे जो है जो युवा जो थे इन्होंने जो है गांधी से नाराज हुए थे और इन्होंने काले जो है मतलब झंडे दिखाए थे, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इस छोटे छोटे टुकड़ों में जो है भले ही बता रहा हूँ लेकिन ज़्यादा लंबा ना वीडियो खींचे, इसलिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है आपके लिए। तो ध्यान रखना गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला बात क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के प्रस्ताव को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो महात्मा गांधी के जो प्रस्ताव को सांत्वना या प्रस्ताव कह लीजिए या लाभ, इनके लाभ को जो है सांत्वना पुरस्कार कहा था, यह है कैंपबेल जॉनसन। आंसर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से 1927 में गठित बटलर कमेटी, ये वर्ष याद कर लीजिएगा, बटलर कमेटी का गठन हुआ था 1927 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य जो है संबंधों को सुधारना था, इसका प्रमुख उद्देश्य था। बटलर जो कमेटी का गठन हुआ था भारतीय रियासतों से संबंधित थी, ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी बार क्वेश्चन मतलब दूसरी बार जो है अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, वो चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने चुने गए थे और त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो कि कब हुआ था ये बिल्कुल याद रखना, 1939 में जो है ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। इससे पहले जो है पहली बार कब चुने गए? तो ये हरिपुरा मतलब गुजरात। तो गुजरात के अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, तो याद रखना 1938 में जो है गुजरात के अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन में जो है इन्हें चुना गया था, अध्यक्षता चुनी गई थी, मिली थी। उसके बाद अगले साल जो है पुनः त्रिपुरी जो है अधिवेशन में जो है इन्हें फिर से अध्यक्षता मिली थी, लेकिन इन्होंने इस अधिवेशन से जो है अपना त्यागपत्र दे दिया था, ठीक, त्यागपत्र दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो जब त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ और इसके बाद जो है इन्होंने अपना जो है चुनने के बाद जो है इनका जो है मनमुटाव हुआ। किससे हुआ? इनका मनमुटाव हुआ गांधी जी के साथ। गांधी जी के साथ इनका मनमुटाव, क्योंकि गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को जो है अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, लेकिन चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। इस वजह से जो है इनका मनमुटाव होने लगा और इसके मनमुटाव के बाद जो है इन्होंने जो है इसकी जो है अध्यक्षता से, मतलब त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। और त्यागपत्र देने के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, रटोगे, चीज़ों को समझिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मिले हुए फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस इसी फैक्ट्स के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की जो है स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय जो है प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी ये हुई थी 12 मार्च 1930 से, ध्यान रखना 12 मार्च 1930 में जो है ये दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। और ये कितने दिन चली थी? तो ये चली थी 24 डेज चली थी, 24 दिन चली थी।
और 24 दिन का मतलब है कि यहाँ से अगर हम 4 तो ये है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को 1930 को ये जो है समाप्त हुई थी, और ये प्रारंभ हुई थी साबरमती से, समाप्त हुई थी दांडी नामक स्थान पे पहुंचने के बाद। ठीक है, संकेत के तौर पे गांधी जी ने जो है यहाँ पे नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? देखिए भारत ये आने का वर्ष अलग है, तो याद रखना साइमन कमीशन जो है ये आया था। देखिए साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो 1927 में नियुक्ति हुई थी, तो नियुक्ति हुई थी 1927 में, आया था भारत 1928 में। ठीक है, और इस जो है इसकी अध्यक्षता किसने कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता जॉन साइमन, इसी के नाम पर जो है साइमन कमीशन बोला जाता है। इसकी जो है अध्यक्षता में जो गठित जो है इस आयोग के कुल जो टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जो कि सभी के सभी गोरे थे, मतलब सभी के सभी ब्रिटिश थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसे जो है गोरे जो है मतलब नहीं थे, तो इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो याद रखना साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा जो है घटना के समय महात्मा गांधी कहां पर थे? तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी, कहां पर हुई थी, यह पता होना बहुत जरूरी है। तो चौरी चौरा जो घटना जो प्रारंभ हुई थी ये हुई थी 4 फरवरी को। याद रखना 4 फरवरी 1922। कई बार जो है आप किताबों में पढ़ेंगे 4 फरवरी की जगह 5 फरवरी भी दिया हुआ है, तो दोनों चीजें याद रखना। अगर ऑप्शन में दोनों दे दे तो 4 फरवरी पहले आंसर लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चौरी चौरा पहली बात तो ये जानना है कि ये किस स्थान पर है। तो चौरी चौरा है गोरखपुर में। ठीक है, तो गोरखपुर स्थान था, लेकिन इस समय महात्मा गांधी कहां पर थे? तो इस समय महात्मा गांधी थे बारदौली में। तो ये चीजें याद रखिएगा, एक मिनट। तो महात्मा गांधी कहां पर थे? बारदौली में थे। बारदौली में वो कर क्या रहे थे? तो वहां पे जो है मतलब वहां पे वो किसी तरीके का जो है क्रांतिकारी वो मतलब जो जुलूस को शांत करा रहे थे वहां पे। ठीक है, तो चौरी चौरा घटना क्यों हुई थी? तो किसान जो है एक जुलूस निकाल रहे थे इस समय, और जिस पर पुलिस ने जो है पुलिस ने गोली चला दी थी, तो जिस पर भीड़ जो है आक्रोशित हो गई, और आक्रोशित होने के बाद पूरे की पूरी जो है भीड़ ने पूरे थाने में ही आग लगा दी, और आग लगा दी तो चोर इस क्षेत्र के जो था थाने में 23 लोग मर गए थे। इसकी वजह से जो है ये चौरी चौरा घटना फेमस मानी जाती है। ठीक है, निम्न में से जो है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो भूख हड़ताल का प्रयोग जो है पहली बार किया था वो है मजदूरों को जो है कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध जो है। ठीक है, ये किया गया था। या फिर इसकी जगह आंसर आ सकता है अहमदाबाद मील मजदूरों के खिलाफ जो है, अहमदाबाद जो है मील मजदूरों के की हेल्प के जो है एवज में जो है इन्होंने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, इसमें जो है 3 दिन का जो है आमरण अनशन किया था गांधी जी ने, और मजदूरों को जो है कम वेतन जो है दिया जा रहा था, इसके एवज में के जो है 35% इन्होंने बोनस जो है मजदूरों को दिलवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी ये की थी अंबिका चरण मजूमदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन जो है ये अधिवेशन इसलिए भी फेमस है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था, ताकि जो है समझौता किस हुआ था कि ये दोनों मिल करके संवैधानिक सुधारों पर एक योजना प्रॉपर बनाएंगे। तो याद रखना कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक हुई थी इस अधिवेशन में। दूसरा, इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में जो है मेल हो गया था, मेल स्थापित हुआ था। तो याद रखना उग्रवादी और उदारवादी एक हो गए किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। और जो है कांग्रेस और लीग जो थी वो मिल गए जो है किसी कॉज के लिए, तो वो है लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। उग्रवादी का मतलब है ये ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी रवैया अपनाना चाहते थे, और उदारवादी थे ये थोड़ा शांत स्वभाव के थे। ये चाहते थे कि
चुनाव जीतो, पार्लियामेंट में जाओ, वहाँ पे हो हल्ला मचाओ, उनको कानून न बना दे दो, ये इसके पक्ष में थे, ठीक है। और उग्रवादियों में मतलब लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे। उदारवादियों में गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, गांधी जी भी उदारवादी जो है रूप में थे। इस तरीके से जो है लोग इनमें उदारवादी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से जो है किस क्रांतिकारी को फांसी जो है गोरखपुर जेल में हुई थी? तो देखिए फांसी जो है किसकी, फांसियों से संबंधित क्वेश्चन आता है, ये याद कर लीजिएगा एक। तो फांसी जो है किन किन जो है, जैसे भगत सिंह को फांसी कहाँ हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी, रोशन सिंह को कहाँ हुई थी, अशफाकुल्ला खां को कहाँ हुई थी, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लीजिएगा। तो देखिए गोरखपुर में जिसको फांसी हुई थी वो हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई थी। क्यों हुई थी? तो ये काकोरी कांड के एवज में इनको, काकोरी कांड इन्होंने किया था, काकोरी कांड। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 को, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके एवज में जो है 30 जो है क्रांतिकारी पकड़े गए थे, इन सबको फांसी की सजा सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में हुई थी और रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत एक जो है, पहली बात तो क्रांतिकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। और ये गठन जो है किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने किया था। और इसका गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन हुआ था नासिक में, याद रखना नासिक में इसका गठन हुआ था। नासिक कहाँ है? ये महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जो है पहली बार जो भाषण दिया था वो दिया था 1893 में, ठीक है। 1893 में इन्होंने पहली बार भाषण दिया था। अच्छा याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने जो है किस जो है मिशन की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण जो है मिशन की स्थापना की थी। याद रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और ये कब की थी? तो 1897 में। यहाँ से लौटने, शिकागो से लौटने के बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद की जो पुस्तकें थी इनका नाम था कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग नामक इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने जो है पुस्तक भी लिखी है। तो ये याद रखना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रटे होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। मैं डेली जो है आपको इसी तरीके से पेपर्स कराता हूँ। आप ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करिए ऐसे पेपर्स एग्जाम के लिए। समीक्षा अधिकारी के लिए बेस्ट से बेस्ट एग्जाम है, बेस्ट से बेस्ट मैं पेपर करा रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्स पेपर्स जो है आपको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कराता है, ठीक है। तो इसलिए ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो क्वेश्चंस आपको नहीं तैयार है उसका जो है आप प्रॉपर एक नोट्स बना सकते हैं एग्जाम, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।